मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन 29 जून को जो अपना एसएसटी का पेपर होने वाला है उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूं। तो आज अपन शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखें, जयपुर के आसपास के क्षेत्र को किस महाजनपद के नाम से जाना जाता है? तो ये महाजनपद किस में आएगा? मत्स्य महाजनपद में। या फिर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि राजस्थान के 4 महाजनपदों के नाम बताइए, तो मत्स्य हो गया, सीवी, सुरसेन और जांगल। ये 4 राजस्थान के महाजनपद हैं। अगला ऐसा पूछ ले कि 4 महाजनपदों के नाम बताए, तो इन चारों का नाम बताना है। और जयपुर के जो पास वाला है उसका नाम है मत्स्य, और इसकी राजधानी है उसका भी नाम ध्यान रखिए यहाँ पे, क्या होगा? विराटनगर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन देखें वो है, भारत में वर्तमान राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो वैसे देखा जाए तो राज्यसभा में सदस्य 250 होते हैं, लेकिन अभी जो मौजूद जो वर्तमान स्थिति है उसमें 245 सदस्य हैं। और इसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से आपको जो संसद का जो पार्ट था उसमें संसद का संगठन है और उसके कार्य उसमें अच्छी तरीके से आपको बताया था, निबंधात्मक जो क्वेश्चन था उसमें। ठीक है। इसके वैसे देखा जाए तो संसद के 2 भाग होते हैं, पहला लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा। तो राज्यसभा में 245। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे, गरीबी का मापन सर्वप्रथम कब हुआ, किसने किया था? तो गरीबी जब से भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 से, तब भारत की क्या हो गई थी? पहले तो अंग्रेजों ने भारत को क्या किया था, काफी तरह से इकोनॉमी रूप से परेशान किया। मतलब भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो काफी बिगड़ गई थी, गरीबी स्थिति आ गई थी। तो 1962 में एक योजना बनाई थी गरीबी वो जो मापने की, वो किसने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है चौथा, वो देखिए यहाँ पे, लोकतंत्र शासन प्रणाली के 2 प्रमुख भेद कौन से हैं? तो पहला भेद है इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या होता है? जिसमें जनता क्या करती है, अपने जो प्रतिनिधि है उनका चुनाव स्वयं करती है सीधा। ठीक है। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आजकल ज्यादातर जो देश हैं उनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जिसमें जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं नहीं करती है, बल्कि जो प्रतिनिधि वो चुन करके भेजते हैं वही क्या करती है, उनका चुनाव करती है। तो ये क्या कहलाता है? आपका अप्रत्यक्ष। और इसका उदाहरण आप देख सकते हो कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे, 2 अधात्विक खनिजों के नाम बताइए। अधात्विक का मतलब क्या होता है? जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। तो इसमें पहला उदाहरण देखिए आप, कोयला, और दूसरा जिंक। दोनों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में गरीबी के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो जाहिर सी बात है, भारत क्या है, कैसा देश है? भारत विशाल देश है, उसमें जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है और दिन प्रतिदिन उसमें वृद्धि होती रहती है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है भारत की? सबसे अधिक है। यही इस गरीबी का महत्वपूर्ण कारण है। और ये जनसंख्या वृद्धि किस कारण होती है? अशिक्षा। लोग जागरूक नहीं है, लोगों में शिक्षा का अभाव है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि है वो भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये 2 कारक आपके अहम हैं। इसके बाद में देखें यहाँ पे, लो एवं रक्त नीति किस शासक द्वारा लागू की गई थी? लो और रक्त नीति बलबन के द्वारा लागू की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक और ये किसके दरबारी कवि थे? तो इलाहाबाद जो प्रशस्ति है उसके लेखक हैं हरिसेन, और ये जो गुप्त वंश के शासक हैं समुद्रगुप्त,
उसका वो राज कवि था। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन, और किसके राज दरबारी? गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त का ये राज कवि था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, साइमन कमीशन जब भारत में आया था, एक शिष्टमंडल था जिसमें सारे के सारे अंग्रेज सदस्य थे और भारतीयों ने इसका विरोध किया था काले झंडे दिखा करके। तो इसका विरोध करने के पीछे एकमात्र कारण था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। इसके बाद में देखें यहाँ पे राजस्थान में जो प्रथम श्रेणी का जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जो प्रथम श्रेणी का जो हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, वो जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा है। इसके बाद में देखें क्वेश्चन नंबर 11, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945, मतलब 1939 से लेकर के 1945 तक ये युद्ध हुआ था। और इसका कारण क्या था? जो वर्साई की जो संधि थी उसकी अवहेलना थी, इसी के कारण ये युद्ध हुआ था। और इसी पर आधारित आपका अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका द्वारा जो परमाणु बम कब गिराए और कहां पर गिराए गए थे? तो ये जो अमेरिका द्वारा जो बम गिराए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत, वो 6 अगस्त 1945 को गिराए गए थे। और जापान के दो प्रसिद्ध नगर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उन दोनों नगरों के ऊपर गिराया गया था और दोनों जल करके भस्म हो गए थे। कहते हैं कि आज भी इस परमाणु बम के जो अवशेष हैं वो देखे जा सकते हैं, मतलब आज भी वहां पे जो संतानें उत्पन्न होती है उनमें विकलांगता देखी जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखें यहाँ पे, रोलट एक्ट क्या है? तो रोलट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी भारतीय पर बिना किसी मुकदमा चलाए शंका के आधार पर, मतलब शक के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलट एक्ट 1919 में पारित हुआ था अंग्रेजों के द्वारा, और भारतीयों के ऊपर बिना किसी मुकदमा चलाए और शंका के आधार पर कि भाई इस व्यक्ति पर मुझे शक है, तो उन सबको क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार किया जा सकता था। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो इसी के अंतर्गत इसका उत्तर होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। और वो कैसे कहलाती है कि मगर मान लो कि आपने इस खेत में फसल उत्पन्न की है, अब यहाँ पे क्या हो गई, इसकी उपजाऊपन क्या हो गया, इसका कम हो गया, तो आपके आगे एक खेत और है, आप वहां जाकर के खेती करोगे। इस स्थान को छोड़कर के आपने इस स्थान पे खेती की है, तो ये क्या कहलाएगी? आपकी स्थानांतरित कृषि कहलाएगी। ठीक है, और फिर वापस आप इसी खेत पे आ सकते हो कि ये एक साल इसमें फसल उत्पादित की और एक साल इसमें की। इस प्रकार से ये जो स्थानांतरित कृषि है वो की जाती है। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन अपना, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताइए। तो गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो अपन बता रहे हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे। मैं आपको क्या है कि एकदम एक एक लाइन में तोड़ के लिखा है, आपको क्या है पूरी लाइन याद करने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा है। तो गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां, वो गुप्त वंश वैदिक धर्म को मानने वाले थे। गुप्त वंश के लोग किस धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म को मानते थे। इस गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त और कुमार गुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ जानते हो आप? अश्व का मतलब होता है घोड़ा। कहते हैं कि प्राचीन समय में राजा महाराजा क्या करते थे, एक सजा दजा करके घोड़े को क्या कर देते थे? छोड़ देते थे, और वो घोड़े के द्वारा जितनी तय की गई जो दूरी होती थी उस दूरी पर उनका कब्जा हो जाता था। किसका? जिसका घोड़ा है।
और मान लो कि इस घोड़े को बाय द वे किसी ने पकड़ लिया, तो उस पकड़ने वाले के साथ और जिस घोड़े का जो मालिक है उनके साथ युद्ध किया जाता था। ठीक है, ये कहलाता था आपका अश्वमेध यज्ञ। ये जो गुप्त वंश है, इन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को क्या दिया था? आश्रय दिया था, मतलब बढ़ावा दिया था। जब भी जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग या साधु सन्यासी आए तो उनका उचित मान सम्मान किया, उनको अपने महल में रहने के लिए स्थान दिया और उस धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। चंद्रगुप्त जो द्वितीय है, उसके समय एक चीनी यात्री आया था भारत में। किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। अब उसने क्या किया था? गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उसकी जो रूपरेखा है उसको देखा कि गुप्त वंश का जो साम्राज्य है वो सुशासित है, यानी अच्छे ढंग से वो अपना कार्य कर रहा है। और क्या देखा उसने कि समाज में या जो राज्य में अपराध क्या है? बहुत ही कम है, और लोगों से जो टैक्स मतलब कर वो भी बहुत कम लिया जाता था। राजकाज की जो भाषा है उसका नाम संस्कृत। ये किसने बताया था? इस चीनी यात्री ने यहाँ की जो सांस्कृतिक संस्कृति का अध्ययन किया कि किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और गुप्त वंश की जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसका उसने अवलोकन किया कि यहाँ का जो साम्राज्य क्या है, किसी भी प्रकार की कोई अशांति नहीं है, अपराध क्या है, बहुत अपराधी बहुत कम है, टैक्स है, कर है, लोगों से लिया जाने वाला जो कर है वो भी बहुत कम दिया जाता था, और राजकाज में जो भाषा है वो संस्कृत इस्तेमाल की जाती थी। इसी गुप्त वंश में अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्य की रचना कालिदास ने की थी। किस काल में? इसी गुप्त वंश में दो महाकाव्य लिखे गए थे, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश। इनकी रचना कालिदास ने की थी। मर्कटिकम, ये भी एक ग्रंथ लिखा गया जिसकी रचना शूद्रक ने की है, और मुद्रा राक्षस जो ग्रंथ है उसकी रचना विशाखदत्त ने की है। किस काल में? इसी गुप्त वंश में की है। एक कोशकार था अमर सिंह, वह भी गुप्त काल में ही हुआ था। प्रसिद्ध जो कोशकार है अमर सिंह वो भी गुप्त काल में ही हुए थे। रामायण, महाभारत और मनु संहिता, इसका ये भी कब अपने स्वरूप में आई थी? गुप्त काल में ही अपने पूर्णतः स्वरूप में आई थी। आर्य, इसके बाद में गणित और ज्योतिर्विज्ञान के जो हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने गणित और ज्योतिर्विज्ञान का विकास किया। किस काल में? इसी गुप्त वंश में। ये सब सारी की सारी उपलब्धियां किसकी है? गुप्त वंश की ही चल रही है। इसके अलावा जो दशमलव प्रणाली है उसका भी आविष्कार गुप्त वंश में ही हुआ था, और इसका दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार है वो करने के बाद में अरबी जो लोग हैं उनके द्वारा यूरोप तक इसका प्रचार प्रसार हुआ था। किसका? दशमलव प्रणाली है वो कहाँ विकसित हुई थी? भारत में विकसित हुई थी। कौन से काल में हुई थी? गुप्त वंश में हुई थी, और अरबी लोग यहाँ आए, उनके द्वारा ये यूरोप तक पहुंच गई। वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला, इनके जो प्रमाण हैं वो भी हमें गुप्त काल में मिलते हैं। खास तौर से झांसी और जो कानपुर में जो अवशेष मिले हैं उनमें गुप्त काल की जो वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला के प्रमाण हमें मिलते हैं। इसके अलावा जो अजंता की गुफाएं हैं और दिल्ली का जो लौह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट बुद्ध की जो मूर्ति स्थापित की गई है वो भी हमें प्राचीन जो अवशेष है गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं। एक बार फिर से देखें जरा,
कि जो गुप्त वंश है उसकी उपलब्धियों में गुप्त वंश के लोग वैदिक धर्म को मानते थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था और जैन और बौद्ध धर्म को इन्होंने आश्रय दिया, बढ़ावा दिया, इसको उचित मान सम्मान किया। यहाँ के जो बौद्ध या जैन मुनि है उनको उचित स्थान दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक चीनी यात्री आया था, कौन पाहियान, उसने भारत का जो गुप्त वंश है उसकी बहुत प्रशंसा की कि यहाँ का जो साम्राज्य है वो बड़ा ही सुशासित है, किसी भी प्रकार का कोई अव्यवस्था नहीं है, असुरक्षित नहीं है। यहाँ पे क्या है, चोर डाकुओं का बोलबाला कम है, मतलब अपराध कम है, और यहाँ के जो लोग कृषि क्षेत्र से जो लिया जाने वाला जो कर है वो भी बहुत कम है। और राजकाज जिस भाषा में किया जाता था वो थी संस्कृत। इसके अलावा देखें यहाँ पे जो दो महाकाव्य रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम है उसकी रचना कालिदास ने की थी, गुप्त वंश में ही की। मर्कटिकम इसका जो लेखक है शूद्रक, और मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है, ये भी गुप्त वंश में ही लिखी गई थी। इसके अलावा एक प्रसिद्ध कोशकार है अमर सिंह, वो भी गुप्त काल में ही हुए थे। रामायण महाभारत और मनु संहिता वो भी अपने पूर्ण स्वरूप में गुप्त काल में ही आए थे। इसके अलावा देखिए आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन्होंने गणित और ज्योतिर्विज्ञान का जो विकास है वो भी गुप्त वंश में ही किया था। भारत में दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार है वो भी गुप्त वंश में ही हुआ था, और ये जो दशमलव प्रणाली है वो अरबी लोगों के द्वारा यूरोप तक पहुंची थी। वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला के जो प्रमाण है वो हमें झांसी और कानपुर के अवशेष में मिलते हैं। इसके अलावा अजंता की जो गुफाएं हैं, दिल्ली का जो लौह स्तंभ है, और नालंदा की जो 80 फुट बुद्ध की तांबे की जो मूर्ति स्थापित है वो हमें गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। थैंक यू।